Swamiji, one of the questions shared over here is that can it help if lungs are shrinking, and also pleural effusion, which means there is a tendency to have fluid in the lungs. Just a sec. Please go ahead. So there are two problems you're saying. It is shrinking, lungs shrink हो रहे हैं, and then there is retention, some retention, water retention, whatever you call pleural effusion बोल लीजिए, यानी कोई चीज जो है वहां से निकल नहीं पा रही है, फैल नहीं पा रही है। तो फैलने का जो प्रोसेस होता है ना, बॉडी में एक फैक्टर है जो फैलाता है, इसको कहते हैं व्यान शक्ति। जो चीज बॉडी में फैलाती है किसी चीज को या उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करती है, वो है व्यान शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? व्यान शक्ति का फंडामेंटली मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसके बाद आसानी से छोड़ पा रहे हैं, तो उसे व्यान शक्ति। यही चीज आपके शरीर पे भी लागू होती है, माइंड पे भी लागू होती है, और सांसों पे भी लागू होती है। इस सांस को अगर बहुत अच्छे से रोक के अगर आप आराम से छोड़ पा रहे हैं, एकदम से नहीं छूट रहा, आराम से छूट रहा है, आप उसे जाने दे पाते हैं, तो वो व्यान शक्ति हो। उसी की वजह से व्याप्त कोई चीज फैलती है। अगर कोई चीज फैल नहीं पाएगी या फिर स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगी तो सिकुड़ेगी ना। जिसकी व्यान शक्ति कम है वो सिकुड़ेगी ना। वहां पे किडनी सिकुड़ जाती है, लंग सिकुड़ रहे हैं, मसल सिकुड़ जाते हैं, है ना। जिसकी व्यान शक्ति शरीर में नहीं होगी वो वहां पे चीजें सिकुड़ेंगी। ये आप माइंड में भी देख सकते हैं। कोई चीज अगर आपके बैठ गया तो आप छोड़ नहीं पा रहे, वो चल रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यान शक्ति कमजोर। पहला पार्ट ये हो गया। ये दोनों का कारण बता रहा हूं। तो एक पार्ट ये हो गया कि व्यान शक्ति पे अगर काम करेंगे तो क्या होगा कि ये सिकुड़ना बंद हो जाएगा और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएगी अपनी बॉडी। एक पार्ट हमारा ये आ जाता है। दूसरा पार्ट है रीजनरेशन का पार्ट। रीजनरेट अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो वहां पे वो चीज प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि नए नए टिश्यूज चाहिए ना, नए नए सेल्स चाहिए। तो रीजनरेशन के लिए क्या होना चाहिए आपके शरीर के अंदर? तो आपका इसे कहते हैं गार्हपत्य अग्नि, जठर अग्नि, मेटाबॉलिक हीट आपके बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। अगर मेटाबॉलिक हीट होगी तो आपका भोजन जो होगा आपका शरीर खूब इस्तेमाल करके रीजनरेशन कर पाएगा। तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो टैग्ड है चाहे वो अनटैग्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीज कौन कौन सी हैं? जरा आपने नाम सुना होगा। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का प्रीकर्सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और आप नाम लेते जाइए। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लंग के कोई इश्यू आप उठा के देख लीजिए, तो उसमें जो बाद में आया वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही की वजह से ही उसमें प्रॉब्लम आती है। कोविड के टाइम पे लंग में जो प्रॉब्लम आई है वो उन लोगों को ज्यादा आई है जिनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमजोर है। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या होता है ना? ये गार्हपत्य अग्नि अगर हम कहेंगे तो क्या होता है? या आप मैक्सिमम आपका इनहेलेशन का स्ट्रेंथ प्लस होल्ड का स्ट्रेंथ दोनों को मिला के मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ यही चीज अगर आप ब्रेथ के टर्म्स में देखेंगे तो लंग की पावर कितनी होगी? जितना आप होल्ड कर पाएंगे उतनी ही लंग की पावर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, लंग की पावर कैसे कम हो पाएगी? अब कह रहे हैं लंग फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? लंग के टिश्यूज सिकुड़ रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसी का आंसर मैं दे रहा हूं। देखिए, आप अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो अगर फंडामेंटली हम बात करें। अगर आप ऐसे नाम बोलेंगे कि ये हो गया, मुझे वो हो गया,
है ना, सार्कोडिडोसिस हो गया मुझे, तो उससे बोलने से तो कोई ठीक नहीं होने वाला है। हमें पता चलना चाहिए कि फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या, फिर ठीक कर सकते हैं। दवाई से तो ये नहीं ठीक होता। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके लंग्स में रीजनरेशन का फैक्टर कम हो जाएगा, यानी आपका शुरुआत कहां से होती है, हमारे पूर्वज कहते थे ना, पेट से हर बीमारी की शुरुआत। तो अगर आप भोजन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो लंग के टिश्यूज दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात एक और चीज है, कोई भी जिसे कहते हैं ना टिश्यू का हार्ड होना, फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं हार्ड हो जाना। आपके शरीर में कुछ हार्ड टिश्यूज होते हैं, हाँ या ना, आपके शरीर में होते हैं कि नहीं होते? कोनी पे हार्ड टिश्यूज हैं, बटक्स पे हार्ड टिश्यूज हैं, पांव के तलुओं में हार्ड टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो सूखेगा तो फटने लग जाएगा ना, वहां रीजनरेशन नहीं होगा तो हार्ड रहेगा। आप आपके बॉडी में जरा सी हीट बढ़ा दीजिए, कुंभक करिए, आप हीट बढ़ा लें, कुछ ही दिनों में पता चलेगा अरे ये जो यहां पे हार्ड होता था सॉफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, बटक्स वहां सॉफ्ट हो गया, पांव का फटना बंद हो गया, पांव के नीचे के तलवे ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे, बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। कुंभक करने वालों की कंडीशन बता रहा हूं मैं, अपनी कंडीशन भी बता रहा हूं, ठीक है? तो वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। और चीज देखते हैं, बहुत स्टिफनेस होती है ना जिनके शरीर में, बहुत स्टिफनेस होती है, तो कहीं ना कहीं टिश्यूज हार्ड हो रहे हैं ना। तो आप एक्सपेरिमेंट करो, ये ना आप एक्सपेरिमेंट देखिए, मैं आपको एक बात बता, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज पढ़ा दी गई है जो शायद आप जानते ही नहीं, लेकिन उसी टर्म्स में बात करेंगे, है ना। किसी को कह दिया कि भाई आपको तो हाशिमोतो है, अब उसने कभी सुना नहीं नाम हाशिमोतो का, वो जाके गूगल में पढ़ता है, तो ये कंस्पिरेसी है, फिर कहेंगे नहीं जी हाशिमोतो तो ठीक नहीं होता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक होता है, 100% ठीक होता है, लेकिन दवाई से ठीक नहीं होता। अब फिल इन द ब्लैंक्स वो छोड़ देते हैं, आप वो फुल नहीं करते पूरा। ठीक नहीं होता किससे? दवाई से ठीक नहीं होता जी। अस्थमा किससे ठीक नहीं होता? दवाई से ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक भी केस नहीं है पिछले 100 साल में, बता दीजिए एक केस अस्थमा का जो कि दवाई से ठीक हो। एक केस डायबिटीज का बता दीजिए तो दवाई से डायबिटीज ठीक हो गई हो जिसकी। एक केस बता दीजिए ऐसा ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का जो दवाई खा के ठीक हो गया। एक केस बता दो अब थायराइड का जो कि दवाई खा के ठीक हो गया। और यही आप 3 जनरेशन पीछे जाएंगे ना, 3 जनरेशन पीछे अपने, बहुत कम लोग होंगे जिनको चौथे जनरेशन पे जाने की जरूरत पड़ेगी। आपके माता पिता, उनके माता पिता और उनके माता पिता, 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, कोई बीमारी नहीं थी। किसको डायबिटीज था? किसको थायराइड था? किसी दादी नानी को सुना है थायराइड होते हुए? फिर आपको क्या पढ़ाया जाता है? तो जेनेटिक है जी, तो इसका मतलब आप किसी दूसरे ग्रह से आए हुए, क्योंकि आपके पूर्वजों को तो नहीं था, तो आप तो दूसरे ग्रह से आए हुए। जेनेटिक हाँ, आगे जेनेटिक करेंगे हम, दवाई खाते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक नहीं होती कोई डिजीज, लेकिन हम जेनेटिक बना सकते हैं उसको। तो आपके शरीर में स्टिफनेस है, वो जो नाक को घुटने से टच कराते हैं ना खड़े होकर, कभी वो कराओ, कितनी दूर पहुंचते हैं जरा उसको ट्राई करो कि कितनी दूर पहुंचते हैं, घुटने से कितनी दूर आपका नाक या माथा है। फिर एक काम कीजिए, थोड़ी गर्मी ला दीजिए शरीर के अंदर, चाहे कैसे भी हो, चाहे सांस रोक के बार बार सांस रोक के 10 मिनट के लिए ऐसा करें अपने कंफर्ट में, या फिर थोड़ी वॉक करके आए, या थोड़ा सा एक ही जगह पे कुछ उछल कूद करेंगे और उसके बाद वापस टच करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। जैसे ही शरीर में गर्मी बढ़ती है, जो कफ फैक्टर है ना आपके बॉडी का, वो ठंड के कारण स्टिफ हो जाता है, कड़ा अकड़ जाता है, और गर्मी के कारण सॉफ्ट हो जाता है। अब मजेदार बात आपको पूछूं मैं कि बिना शरीर को हिलाए आप शरीर में गर्मी कैसे पैदा कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है आप शरीर हिलाने के लायक ना हो, या शरीर ज्यादा हिलाने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ होगी, है ना। ज्यादा एक्सरसाइज करो कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए, वो हार्ट ही इतना कमजोर हो गया।
तो कुंभक के अलावा कोई तरीका नहीं है आपकी जठराग्नि या गार्हपत्य अग्नि को बढ़ाने का। आप बैठ के, सिंपल बैठ के, बिना शरीर हिलाए सांस को रोकेंगे अपनी कैपेसिटी से, आप देखेंगे कुछ ही समय में शरीर में गर्मी आ जाती है ना। यही आपके गार्हपत्य अग्नि को बढ़ा रही है, जठराग्नि को या मेटाबॉलिक हीट को इंप्रूव करेगा। आप देखेंगे कुंभक करने के बाद में भूख लगने लग जाएगी, डाइजेस्ट होने लग जाएगा, है ना। एसिड रिफ्लक्स जिनका होता है वो नहीं होगा, पेट की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होने लग जाएगी, बॉडी फ्लेक्सिबल होने लग जाएगी, सांस ज्यादा आने लग जाएगी, लंग फ्लेक्सिबल होने लग जाएंगे, जो कफ जमा हुआ है लंग में वो निकलने लग जाएगा, क्योंकि अंदर हम प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी सफाई करनी है तो प्रेशर से ही सफाई करते हैं ना। आपका सिंक किचन का ब्लॉक हो गया, थोड़ा प्रेशर डालो खुल जाएगा। अंदर प्रेशर डालने का तो एक ही तरीका है ना, कुंभक। तो अंदरूनी अगर आपको कफ को डिसॉल्व करना है, या विसरल फैट भी, अगर किसी ने बोला पतले हो सकते हैं क्या, जो कुंभक करेगा वो मोटा नहीं हो सकता, पहली बात तो। हाँ, लेकिन कुछ समय आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका विसरल फैट डिसॉल्व होगा। विसरल फैट के कारण जितनी भी और प्रॉब्लम है ना, उसमें भी आराम मिल जाएगा। जैसे अस्थमा के लोगों को या फिर ब्रोंकाइटिस के लोगों को, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जिनको बहुत जल्दी हो जाता है, वो होता क्यों है? क्योंकि शरीर में गर्मी जो है जल्दी बिल्डअप नहीं हो पा रही। आपका शरीर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसको गर्म करके ही ठीक करता है ना। भाई कोरोना हुआ तो गर्म हो जाता है शरीर, या फ्लू होता है, सर्दी जुकाम होता है तो गर्म होता है, फीवर आता है जिसको हम फीवर कहते हैं, फीवर कम कर देते हैं। तो आप शरीर को ठीक करने होने का मौका ही नहीं देते। उल्टी होती है उल्टी बंद कर देंगे, दस्त होता है दस्त बंद कर देंगे, दर्द होता है दर्द बंद कर देंगे, सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बेस ब्लॉकर, दैट ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ऐसी तो हम दवाइयां खाते हैं। तो अगर आप बॉडी को लंबे समय तक टॉर्चर करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना, कम तो नहीं होगी प्रॉब्लम। और वो चीज आप देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अच्छा, बीमारियां बढ़ रही है कम हो रही है, बताइए कौन सी बीमारी कम हो रही है, बता दीजिए। डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, थायराइड बढ़ रहा है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, लंग की कमजोरी आपको शायद मालूम नहीं है, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ में लंग और हार्ट का कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ देखा जाता है, 80% लोगों का कम हो चुका है वो। तो लंग के इन्फेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे, अगर कोई बीमारी आएगी तो लंग कोलैप्स होने के चांस बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके बॉडी में रीजनरेशन कैपेसिटी जो कि लंग और हार्ट का प्रेरोगेटिव है वो नहीं हो पा रहा ठीक से। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बढ़े हुए चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और हमेशा लंग के साथ में ना आपका साइकोलॉजी, माइंड सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि इसको ठीक कैसे कर सकते। और ये है क्या? कुंभक से आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि लंग का इश्यू आएगा ना, आपकी मेमोरी कमजोर होती जाएगी। आप ये ना सोचें कि बुढ़ापे के कारण डिमेंशिया होता है, जिनको भी लंग का इश्यू शुरू हो जाता है उनको डिमेंशिया शुरू हो जाता है, उनकी याददाश्त कमजोर होने ही लग जाती है, और चीजों, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होने ही लग जाती है, उनकी सिचुएशन को झेलने की क्षमता, टॉलरेंस लेवल कम होने ही लग जाता है। ये तो कोई बात नहीं कर रहा, ये तो कोई बता नहीं रहा, क्योंकि ठीक है जितना कम बताओ, क्योंकि ठीक तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई। आखिरकार किसी तरीके से मतलब जीवन चल रहा है ना स्टेरॉइड ले लेके, आखिरकार में है क्या लंग इशू का सॉल्यूशन, बता दीजिए। आखिरकार सिर्फ स्टेरॉइड है, इसके अलावा कुछ है? कुछ है? आप किसी भी बीमारी को टॉलरेट करने की आपकी क्षमता कमजोर हो जाएगी अगर लंग कमजोर हो जाएंगे तो। टॉलरेट कैसे करते हैं किसी चीज को? सांस रोक के ही करते हैं। आप 10 किलो वेट उठाइए, कैसे उठाएंगे? सांस रोक के ही उठाएंगे। आपको अगर कोई धक्का देगा, आप नहीं गिरना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सांस रोक के अड़े रहेंगे। अगर आपको कोई मुक्का मारेगा, बचेंगे कैसे? सांस रोक के बॉडी को टाइट कर लेंगे। अगर आपकी वही क्षमता कमजोर है
फिर तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? साफ साफ सीधी सीधी यही बात है। बढ़ाना है तो लाइफ बदल बदल जाएगी, ये बीमारियां आराम से ठीक होती हैं, ठीक हो जाएंगी। नहीं तो आप नाम रटते रह जाएंगे, इधर उधर पूछते रह जाएंगे, यूट्यूब में ढूंढते रह जाएंगे, गूगल में ढूंढते रह जाएंगे। क्या सोल्यूशन है? अच्छा भोजन खा के ठीक नहीं होने वाला ये, साफ बता रहा हूं। अगर बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो हो सकता है रिकवर कर भी ले, मगर आजकल ज्यादा लोगों का रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। ठीक है, बाय स्टार्विंग योर बॉडी यू कांट इंक्रीज द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। तो वो जरूरी है कि अच्छा भोजन करें, मगर अच्छा भोजन तो वही करेंगे ना जो मिलेगा। अच्छा एनवायरनमेंट तो वही होगा ना जो अवेलेबल है, किसी दूसरे ग्रह में तो नहीं जाने वाले आप। तो टॉलरेंस अगर अपने बॉडी के लिए आएंगे तो किसी भी सिचुएशन को झेल जाएंगे, नहीं लाएंगे तो नहीं झेल पाएंगे। कितना ही आप मैनिफेस्टेशन करते रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहो, ऑल इज बेस्ट करते रहो, ऑल इज गुड करते रहो, कोई काम नहीं करने वाला जब तक कि आपके बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ ठीक नहीं हो। और वो कुंभक करके ही हो। इसके अलावा चांस नहीं है। एक्सरसाइज कर पाएंगे आप, कितना कर पाएंगे, मगर एक्सरसाइज से डायरेक्टली फायदा नहीं होता, इनडायरेक्टली फायदा होता। कुंभक कर रहे हैं, उसके बाद में खूब एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद खूब लाइफ में खराब सिचुएशन में भी जा सकते हैं, खराब फूड भी खा लेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, कितना भी स्ट्रेस हो जाए तो नुकसान नहीं होगा। डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, स्ट्रेस, कुछ भी कह लीजिए, इतने सारे नाम रख दिए हैं, एक भी ठीक नहीं होता, मालूम है आपको दवाई से। ये सारी चीजें कुंभक से बिल्कुल 100% ठीक होती हैं। टाइम अलग अलग लगेगा सबका, मगर आप सिंपल सा ये समझिए, इस वक्त में आपकी लंग कैपेसिटी या ऑर्गन स्ट्रेंथ कमजोर है, ऑर्गन स्ट्रेंथ को बढ़ाने का तरीका है कुंभक, उसको बढ़ा लीजिए। उसके बाद आप सारे रिस्क को कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दवाई खा के कोई रिस्क कम नहीं होता। जो आपको बताया जा रहा है ना, इसको इतना रखो, ब्लड प्रेशर को इतना रखो, ब्लड शुगर को इतना, इससे कोई रिस्क कम नहीं होता। सारे के सारे ऑर्गन फेलियर से ही आजकल खत्म हो रहे हैं, हॉस्पिटल में ही मर रहे हैं। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप लोग समझदार लोग हैं, भारतीय हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़ लिख गए हैं, इसी वजह से पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते, मगर आपके पूर्वज बहुत समझदार थे, आपके जेनेटिक्स में वो है, समझदारी है। उसको इस्तेमाल कीजिए, विजडम को इस्तेमाल कीजिए, नॉलेज को इस्तेमाल ना करें। हर एक को पैदा होते ही लाइफ का विजडम दिया ही गया था। कोई भी जानवर जो है किसी जगह पढ़ने नहीं जाता ये जानने के लिए मुझे अच्छे से कैसे जीना है, ये केवल इंसान की प्रॉब्लम है। मगर आपके अंदर ये विजडम है ही, बस थोड़ा अपनी तरफ में देखना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। If somebody is getting treatment, is not able to hold breath, and doctors are also saying you should not hold breath, will this program help? डॉक्टर्स विल से दैट, डॉक्टर्स तो कहेगा कि होल्ड मत करो, उसका थॉट प्रोसेस उस तरीके का है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको क्या सोचना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पांव कमजोर हो गए जी, तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस करना है, आप ही बता दीजिए कि भाई आप चलें नहीं, बिस्तर पे आराम करें। और चलना है तो कैसे चलेंगे, व्हील चेयर पे चलेंगे या फिर क्रचेस लेके चलेंगे। और आप क्या सोच रहे हैं कि व्हील चेयर मुझे प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी व्हील चेयर मेरा ट्रीटमेंट है। क्या सही सोच रहे हैं? क्या व्हील चेयर से आपके पांव मजबूत हो जाएंगे? वो कैसे होंगे, चलने से ही तो होंगे। मगर चलना तो निषेध है भाई, चलना तो बैन कर दिया गया, आपको चल नहीं सकते साहब। क्या ये सही समझदारी है? नहीं। हाँ, बहुत तकलीफ है, उस समय थोड़ा शरीर को उस स्थिति में लेके आएंगे जहां पे कि वो चल पाए, और धीरे धीरे चलेंगे। आपको मैराथन थोड़ी दौड़ना है एक दिन में भाई, सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है क्या आपको, या मैराथन दौड़ना पांव से? नहीं, 5 कदम चल सके 5 कदम चलिए। रोज प्रैक्टिस करेंगे, 10 कदम चलने लग जाएंगे, 50 कदम चलने लग जाएंगे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने लग जाएंगे। 6 महीने साल भर में 5-5 किलोमीटर चलने लग जाएंगे। ऐसे ही होता है।
है ना। तो ये ना गलत धारणाएं ना बनाएं कि डॉक्टर ने बोल दिया अब सांस तो रोकना नहीं है, तो सांस तो रोकना नहीं है इसका मतलब आप शरीर को नहीं हिलाना चाहते, क्योंकि आप शरीर को हिलाते हैं तो सांस तो पीछे रुकती ही है। आप बेड से भी उठेंगे तो सांस रुकेगी ना, आप अगर झुकेंगे तो सांस रुकेगी, आप खड़े होंगे तो सांस रुकेगी, आप कोई सामान उठाएंगे तो सांस रुकेगी, आप चलेंगे तो अलग अलग अनुपात में सांस रोकेंगे तभी चल पाएंगे। तो बिना सांस रोके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सांस रोकना बंद इसका मतलब हिलना बंद। और जो इंसान हिल ना सके वो क्या है? जिंदा है, मरा हुआ है। तो आप डेथ चाहते हो क्या? तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेकार वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, उस समय आप खुद ही नहीं हिलेंगे, आया ना। आपका शरीर हिलने नहीं देगा अगर बहुत तकलीफ है तो, और अगर तकलीफ नहीं है तो आपका शरीर तभी ठीक होगा जब आप हिलेंगे। और बिना सांस रोके आप जीवन जी ही नहीं सकते। नहीं जीना चाहते तो अच्छी बात है, फिर सोचिए, फिर नहीं, मुझे तो सांस ही नहीं रोकना, मुझे तो हिलना ही नहीं। तो ये चीजें नहीं, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं मैं, जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको बोलिए आपने कितने केस ठीक कर दिए बिल्कुल जीवन पर्यंत दवाई खिला के। अस्थमा का कितना केस ठीक कर दिया आप मुझे गिनती बता दो। अच्छा चलिए, अपने पूरे करियर में एक इंसान बता दीजिए जिसका अस्थमा आपने ठीक कर दिया, पूछ के तो देखो। एलोपैथी दवाई से 100 साल में मैं आपको बोल रहा हूं, एक केस बता दीजिए। तो जो ठीक नहीं करते अगर उसकी एडवाइस मानेंगे तो वो आप कभी ठीक होंगे? हमारे यहां लोग आके इनहेलर छूट जाते हैं, एक एक हफ्ते में छूट जाते हैं। तो अपने को एम्पावर कीजिए। देखिए, कोलोनाइजेशन, मेडिकल कोलोनाइजेशन भी एक तरीका होता है। ये पाश्चात्य जगत ना ये कोलोनाइजेशन जानता है, आपको गुलाम बनाना जानता है। मगर टाइम आ गया जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अब ऊपर उठेगा पृथ्वी पे, तो हर एक को धीरे धीरे करके सभी चीज समझ आएगी। केवल आपको ओपन रखना है इसके लिए। खुले दिमाग से किसी चीज को सोचिए और आप देखेंगे अपनी लाइफ को आप बिल्कुल बदल पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो वो खुले दिमाग से आपको चीजों को देखना। और मैं तो कह रहा हूं आप एक्सपेरिमेंट करो ना अपने ऊपर, जो बात कह रहा हूं उसको गलत तो प्रूव करके दिखाइए मुझे, क्योंकि ये ना आपके जीवन का नियम है। जीवन के नियम कभी गलत नहीं होते। मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं ना। कौन सा ऐसा इंसान है जिसने एक दवाई खाने के बाद में दवाई बिल्कुल छोड़ दी, दूसरी दवाई ऐड नहीं हुई इसके अंदर? 16 दवाई तक मैंने लोग खाते हुए देखे, 16 गोलियां खा रहे हैं एक साथ में। तो ये तो प्रक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। मल्टीपल इश्यूज आने ही वाले हैं। जिनको भी मल्टीपल इश्यूज हैं वो अपना नंबर छोड़ेंगे, कोई ना कोई उनको कॉल करके ना उनसे डिस्कस कर लेंगे उनकी प्रॉब्लम, फिर मुझ तक पहुंच जाएगी उनकी बात। तो मैं सजेस्ट कर दूंगा कौन सा बेस्ट प्रोग्राम होगा उनके लिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं। तो जिसके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो हम फिर रेकमेंड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इश्यूज है, लंग का कोई भी इशू है, आपको यही प्रोग्राम ज्वाइन करना है। ये जेनरिक हेल्थ के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्डियो और पल्मोनरी हेल्थ अच्छा रहे तो भी ये प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, आपकी शरीर का फंडामेंटल हेल्थ अगर ठीक रहे तो भी ये प्रोग्राम है। किसी भी तरीके का आपको थोड़ा सांस के साथ साइकोलॉजी अगर जुड़ी है, अगर आप ये समझ सके, डिप्रेशन में जो इंसान होते हैं ना वो देखेंगे कि उनकी सांस ना बिगड़ती है बड़ी जल्दी, और उनकी सोच में और इमोशन ना बहुत जल्दी हिल जाते हैं। तो वो अगर ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम कोई लंग से रिलेटेड है तो फिर हमारे साथ में बात कीजिए।
तो आपको सही प्रोग्राम की तरफ हम गाइड करेंगे। Thank you, Swamiji, for answering so many questions and covering a wide variety of concerns and issues. Is Kumbhak allowed for problems of LBBB? ये LBBB क्या होता है, जरा एक मिनट बताएंगे? There is another question. Can glaucoma patients do Kumbhak? So, what is LBBB, Mr. Sani? We'll just see. देखिए, ये इशू है ना, पूछने वाले को पता होता है ना बताने वाले को पता है क्या है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। मुझे एक बात बता दीजिए, ये ठीक कैसे होता है? हार्ट कंडीशन अगर किसी को है और उसमें लेफ्ट बंडल, ये बल्कि बल्कि इसको कहा जाएगा न्यूरो डिसऑर्डर है। तो हार्ट का ना अपना ही एक, ऐसे मान के चलिए कि उसके पंप, उसको उसका जो फंक्शन है ना, उसको ट्रिगर देने वाला एक नर्व का एक बंडल होता है, या ब्रेन मान लो, ऐसे मान लो कि उसकी ब्रेन है जो कि उसको इंपल्स देता है, जिसकी वजह से वो एक रिदम में वो बीट करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है ये बताइए? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका क्या करेंगे ट्रीटमेंट? एक अलग से लगा देंगे बैटरी लगा देंगे वहां पे कि भाई वो नर्व इंपल्स नहीं दे पा रहा तो बाहर से इंपल्स आ जाए। ठीक है ना, इट्स अ करंट टू द लेफ्ट, यस इट्स अ करंट, बट अगर वो खराब हो जाए तो क्या इलाज क्या है बता दीजिए? वो इंपल्स देने के लिए बाहर से बैटरी लगा देंगे। कितना सूटेबल होगा? डाउटफुल है, पता नहीं कितना सूटेबल होगा। कुछ लोगों का चल जाता है कुछ समय तक, बट लाइफ खराब हो जाती है। किडनी खराब हो गया तो उसका इलाज क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जी। अगर बंडल खराब हो गया, बाहर से नहीं काम किया, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ना। लिवर खराब हो गया तो क्या है? लिवर ट्रांसप्लांट। घुटने खराब हो गए, घुटने ट्रांसप्लांट। कमर खराब हो गया, कमर ट्रांसप्लांट कर दो जी। मतलब आपने कभी सोचा नहीं ठीक क्या करते हैं? आपने कभी पूछा नहीं कि ये ठीक कुछ करते हो कि नहीं करते हो, कि ट्रांसप्लांट ही करोगे? लाइव भी ट्रांसप्लांट करते हैं, ये कहते हैं यहां पे ठीक नहीं है, दूसरी दुनिया में जाओ नहीं, ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है मालूम है, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मतलब आप जिस बॉक्स में फंस गए हैं ना, उससे ठीक नहीं होता। द वे एलोपैथी इज थिंकिंग, द वेरी थॉट प्रोसेस ऑफ एलोपैथी इज डिस्ट्रक्टिव, इज क्रिएटिंग डिजीज। इट हैज कम फ्रॉम द अब्रामिकल थॉट प्रोसेस। अब्रामिकल रिलीजन्स जो है ना, उनका थॉट प्रोसेस है, उसी से एलोपैथी निकल के आया है। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, उसने दुनिया बर्बाद कर रखी है। मैं आपको एक सिंपल सा इसका इलाज बताऊं, मगर आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं। आप कोई भी क्लासिकल डांस सीख लीजिए, साल डेढ़ साल के अंदर ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इलाज बताता हूं। ये क्लासिकल डांस क्यों बना? एक रिदम में अगर अपनी बॉडी को चलाने लग जाए ना, बॉडी का एक ऑर्डर खराब हो चुका है, जिसको हम अपने कल्चर में, भारतीय परंपराओं में हम इसे संस्कार कहते हैं। अगर आपका शरीर संस्कार ऑर्डर खराब हो जाएगा ना, तो आपका जेनेटिक डिविएशन हो जाता है। लेकिन उसका सबसे पहला इंपैक्ट क्या आएगा? कार्डियो मेटाबॉलिक रिदम पे आएगा। अगर आप थोड़े सा अपने आप को खोलें, अपने माइंड को खोल के रखें, जो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको बिल्कुल 100% सेंस लगेगा। आपके बॉडी का ऑर्डर खराब हो जाएगा अगर, तो इंपैक्ट आप कहां देख सकते हैं? कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ पे देख सकते हैं।
रिदम खराब हो जाएगा। ऐसे ही हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ नहीं है, लेकिन इसको आपको जोड़ना पड़ेगा कि आपकी जीवनचर्या क्या है। क्या आपने अपने शरीर को संस्कारित किया? हमारे परंपराओं में शरीर को संस्कारित करना ही एकमात्र एजुकेशन होता था, क्योंकि आप सारे काम तो यहीं से करेंगे ना। बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है, ये भी आपको बता देता हूं। तो आप जब शरीर को संस्कारित कर रहे हैं तो माइंड को संस्कारित कर रहे हैं, ये दोनों एक ही बात है। तो आप कैसे कंस्ट्रक्टिव एफर्ट लगाएं अपने जीवन में, क्या आपने इसकी ट्रेनिंग ली है? आप कैसे कंस्ट्रक्टिव एफर्ट लगाएं? तो आप जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि आपने वैसा ट्रेन नहीं किया अपने आप को। वो कभी कंस्ट्रक्टिव होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव होगा। और एग्जांपल बताता हूं, आपने कम से कम फिल्मों में देखा होगा, राजस्थान में औरतें दूर से पानी भरने लेके आना पड़ता था तो सिर पे मटके उठाते थे और गीत गाते हुए आ जाते। लोकगीत वही है ना? कौन गा रहा है लोकगीत आज के टाइम पे? तो रिदम में रखा ना, लोड है, शरीर सिर के ऊपर लोड है, मगर गा क्या रहे हैं? गीत। आपके सिर पर लोड नहीं है, मगर क्या कर रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। तो आपने ट्रेन ही नहीं किया ना अपने आप को लोड के साथ खुश होने के लिए, एक लय में जीवन जीने के लिए। हमारे गुरुकुल में केवल यही 6 साल की टीचिंग होती थी, यही सिखाया जाता था। ऐसे बैठा के क्लासरूम टीचिंग नहीं होती। क्लासरूम टीचिंग ने तो बर्बाद कर दिया दुनिया को। अगले 10 साल 15 साल में सबकी आंखें खुलेगी तो पता चलेगा कि हम अपने बच्चों की लाइफ भी खराब कर रहे हैं जो हमने अपनी लाइफ खराब की है। संस्कारित करना सबसे जरूरी था। उनको क्या सिखाया जाता? गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, युद्ध कला, शरीर को लय में रखने की कला, और उसके थ्रू फिर आर्ट निकल के आता था। उसके थ्रू फिर आप कुछ बना सकते हैं, पॉटरी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, मेटल बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। साइंस बेसिकली इसी से निकल के आता है। साइंस बेसिकली प्रकृति का एक लय ही तो है जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पहले उसको यहां पे तो लेके आओ। तभी हमारे देश में ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने कि ऐसा कुछ देख लिया जो कि आज के जो साइंटिस्ट हैं और जो थिंकर्स हैं सोच रहे हैं ऐसा इतने टाइम पहले कैसे करो हो गया। क्योंकि साइंस पढ़ाया नहीं जाता। जो जीवन का साइंस है ना वो आप जी रहे हैं यहां पे, उसको संस्कारित करने की जरूरत है। वो अपने आप ही निकल आएगा। टैलेंट तो अपने आप ही बिल्ड होता है जब ये शरीर रिदम में ऑर्डर में होगा। तो उसका ट्रेनिंग ही नहीं दिया। तो डिजीज इज अ नेचुरल रिपरकशन। बीमारी तो नेचुरल है अगर आप ठीक से अपने आप को संस्कारित नहीं करेंगे। अब हार्ट का रिदम बदल गया। अरे आपकी लाइफ का रिदम है, मुझे बताइए। तो हार्ट का रिदम तो खराब हो गई और आप सोच रहे हैं केवल ये LBBB बोल के मेरा ठीक हो जाएगा। तो आज तक तो हुआ नहीं। ये बीमारी फिरंगियों की बीमारी है कि वो नामकरण संस्कार बड़ी जल्दी करते हैं। वहां जहां जाएंगे कहेंगे हमने ढूंढा जी। अमेरिका गए, अमेरिका हमने ढूंढा। उसके पहले लोग तो बकवास थे वहां पे, वो तो रह ही नहीं रहे थे। न्यूटन ने कहा ग्रेविटेशन तो मैंने उसके पता लटक रहे थे लोग ऊपर हवा में। तो ये आंखें खोलिए। क्या आप रिलेट ही नहीं कर रहे हैं लाइफ के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को? अगर ऑर्डर क्रिएट कर देंगे अपनी लाइफ में तो ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो कुंभक करवा रहे हैं वो आपको ऑर्डर में ही तो ट्रेन कर रहे हैं। आपके अंदर का ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने पॉइंट इनहेलेशन, इतना पॉइंट होल्ड, इतना पॉइंट एक्सहेलेशन, इतना पॉइंट होल्ड, या इतने टाइम में आपको एक इनहेल करना है। पूरे नंबर के साथ में करवा रहे हैं कुंभक। फॉर्मूला है पूरा का पूरा। तो आपने जो काम अभी तक नहीं किया वो आप अगले 6 महीने में कर सकते हैं। यही कमाल की बात है कुंभक की, क्योंकि ये सबसे पावरफुल मेथड है आपके शरीर में डिविएशन को रोकने का, वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का। आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कुंभक कहीं खो गया। केवल योग कलाचार में मुक्ति के लिए बचा हुआ है।
वहां पे नाम है इसका, बाकी जगह तो नाम ही नहीं है। कुंभक को रिवाइव करना, मानव शरीर को वापस स्थापित करना, इसके जेनेटिक्स डिविएशन, जीनोम का जो डिविएशन हो चुका है, इसको वापस स्थापित करने का हमारा पर्पस है। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसे बोल देने से तो कोई नहीं समझ जाता। तो जब हम रिजल्ट पैदा करेंगे ना, तब लोग इसके साथ में जुड़ेंगे, और तब पता चलेगा कि जितने लोग जुड़ रहे हैं उस हिसाब से उनके परिवारों के जेनेटिक्स हम ठीक कर रहे हैं। तो हम रिजल्ट पैदा कर रहे हैं, पहली बात तो ये, जो कि बहुत बढ़िया चीज है, सबके लिए अच्छी चीज है। ठीक है, आपका भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अगर आप इसको करेंगे तो आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा अपने को ठीक करने का, लेकिन केवल अपने को ठीक करने का नहीं। जो एक इंसान कुंभक करेगा वो पूरे के पूरे परिवार, और अगर वो उसको फायदा होता है तो जितने लोगों को बताएगा उन सबको फायदा। एक से कम भी मान के चलिए 10 लोगों को तो फायदा होगा ही। तो हम पूरे समाज को वापस से एम्पावर कर पाएंगे। एम्पावर इंसान ही जो अगर होगा तभी वो इकोनॉमी भी कर पाएगा। जो हम कह रहे हैं ना कि भारत का समय है अगले 100 साल, ऐसे नहीं आएगा। ये कुंभक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है उसमें। तो ये जरूर कीजिए, अपने लाइफ को एम्पावर कीजिए, खूब वैभवशाली बनिए, खूब काम कीजिए। अपनी थॉट प्रोसेस आपकी उसको खोल पाएंगे, नई चीजों को समझ पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को सुधार पाएंगे, तभी तो लाइफ सुंदर बनेगी, तभी तो लाइफ अच्छी बनेगी। एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, 79 कौन सी एज ज्यादा है। पहली बात तो 84 से पहले मानना नहीं किसी भी हालत में। कुछ भी कर रहे हैं अच्छी बात है, सुदर्शन क्रिया कर रहे हो सब अच्छी बात है, पर आपको अपने को एम्पावर कीजिए, वो तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना। और देखो 84 से पहले तो कोई जाने की सोचना नहीं। कुंभक करोगे तो आराम से वो लाइन तो क्रॉस करोगे, मगर कोशिश कीजिए 100 साल की एज होती है एक ह्यूमन बीइंग। हाँ ऑब्वियसली हमने इसको बहुत बर्बाद कर दिया, मगर कम से कम 84 तो पार करना ही है, सबको करना, जो भी कुंभक कर रहे हैं उन सबको करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। Thank you, Swamiji. So now there is only one question, that do you want to work upon yourself? क्या आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं? Whether you are 79 years old, whether you are 80 years old, whether you are 60 years old, or even younger. So there are people who have expressed shared questions about cancer, about blood pressure and heart issues. अपना नंबर जरूर छोड़िएगा so that we can connect with you, we can speak with you in detail to understand your problem history and guide you to the right kind of program, whether that is Shadan or something else. So there is only one question now. You want to be the first person to start taking charge of your health, taking full responsibility for it, or do you want to wait and, postpone the treatment for later? Thank you, Swamiji, for joining in and answering so many questions. So on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbha, thank you so much for joining in. We'll close the webinar now. We'll hold it for another 1 minute. If you wish to leave your numbers, अपने number जरूर छोड़िएगा. People who are doing Ashtang Chikitsa or any other program with us already, please continue doing those programs or your current program for 5 to 6 months at least. Okay, don't treat Kumbhak therapy like allopathy, that is दांत का इलाज अलग है, इस हाथ का इलाज अलग है. No, everything is connected. So do your practices and leave your numbers so that we can connect with you separately here. Thank you.